देखिए कोई भी ऑटोमोबाइल जो मतलब इलेक्ट्रिक से चलता है उसका जो टोटल कॉस्ट आता है उसमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट उसके खुद की बैटरी का आ जाता है, जो लगभग 30% हो जाता है। तो टोटल अगर बैटरी सस्ती है तो कार सस्ती रहेगी, बैटरी महंगी हो जाएगी तो कार महंगी हो जाएगी। इसमें लिथियम आयन का ही प्रयोग किया जाता है, जिसके कई रीजन है। लिथियम आयन बैटरी जो होती है हल्की होती है और इसकी बैकअप पावर बहुत ज़्यादा होता है, और ये बहुत हल्का होने की वजह से अगर भारी हो जाएगा तो गाड़ी भारी हो जाएगी तो ज़्यादा पावर लेगी, ये होता है। और जबकि जो लेड एसिड बैटरी सीसा सन एक बैटरी का प्रयोग करते हैं, ये काफ़ी भारी होता है और इसके टूटने उठने का डर ज़्यादा रहता है। बैटरी को ज़्यादा इधर उधर ले जाएंगे तो इसकी लाइफ घटने लगती है। इसमें H2SO4 का प्रयोग किया जाता है और डिस्टिल वाटर, पानी को खौला दीजिएगा ना तो उसमें जो कचरा है, जो मैग्नीशियम है, कैल्शियम, उसको बाहर निकाल दीजिएगा तो शुद्ध पानी जो बच जाता है उसी को हम लोग डिस्टिल वाटर कहते हैं। तो इसमें डिस्टिल वाटर डाला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो H2SO4 का परसेंटेज कितना होता है, तो 38% H2SO4 पाया जाता है, और जो डिस्टिल वाटर होता है सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा डिस्टिल वाटर, ये 62% पाया जाता है। कभी कभी आपको ये दे सकता है कि इसको 35 कर देगा तो इसको 65 कर देगा, बट राउंड द फिगर यही रहेगा। इसको एग्जाम के लिए याद रखिएगा। देखिए हाल में जो लिथियम आयन बैटरी लगाया जा रहा है कोई बहुत बड़ा आसमानी बैटरी नहीं है कि उससे देख के घबरा, यही है लिथियम आयन बैटरी। आप लोग भी यूज करते हैं, मोबाइल में लिथियम आयन बैटरी होती है बट वो चपटी होती है, लैपटॉप में लिथियम आयन बैटरी होती है, वो उसका शेप अलग होता है, ये लिथियम आयन बैटरी है। अब इस बैटरी को छोटे छोटे कई बैटरियों को आपस में जोड़ दिया जाता है और इतनी ज्यादा संख्या में जोड़ दिया जाता है कि वो एक कार को खींच सके। देखिए इन बैटरियों को कई संख्या में जोड़ा जाता है, सीरीज में से पैरेलल में, तो ज्यादातर इसे पैरेलल में ही जोड़ा जाता है। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ 6 बैटरी है, यहाँ उससे ज्यादा हो गई, यहाँ और जो उससे ज्यादा हो गई, यहाँ पे देखिएगा तो पूरी बैटरी की स्ट्रिप ही जोड़ दिया जाएगा। अब इसके आगे एक और टेक्नोलॉजी आती है कि एक लेयर ऐसे जोड़ दीजिए, मान के चलिए एक लेयर ये है, इसके ऊपर एक लेयर और कर दे, एक लेयर और कर दे, तो छोटी छोटी साइज की इतने में आपको 3 लेयर अट सकती है बैटरी की, हजारों की संख्या में बैटरी हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ अगर देखेंगे तो आपको यहाँ बहुत सारा बैटरी दिख रहा होगा, बट ये बैटरी नहीं है, आपको समझ में आ रहा है, ये कार का बेस है, चेसिस है, उस पर इस चेसी पे इस वो बैटरी को रख दिया जाता है। लगभग इसमें 7000 बैटरी रखी गई है, वो छोटी छोटी बैटरी जो लिथियम आयन की बैटरी है 7000, जिससे ये कार को आगे खींच ले जाएगा। इन बैटरियों के साथ 2 समस्या आती है, इन्हें ज्वाइंट कैसे किया जाए। देखिए अगर आप इन्हें कॉपर के तार से जोड़ देंगे तो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होता है, जिस वजह से ये बैटरी रेसिस्टेंस की वजह से ज्यादा नहीं चल पाएगी। तो इसे हम लोग स्ट्रिप से, निकल के स्ट्रिप पतली पत्ती से इसे ज्वाइंट किया जाता है ताकि ये मजबूती से पकड़े भी रहे और एक दूसरे में आपस में कनेक्ट भी रह सके। आप देखिए इसमें खूब बेहतरीन ढंग से निकल का प्रयोग कर दिया जाता है। निकल भारत में उड़ीसा में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। दूसरी समस्या ये आती है कि जब आप 7000 8000 बैटरियों को जोड़ते हैं तो ऐसा भी हो सकता है आप चार्ज में लगाएंगे तो कुछ बैटरी ज्यादा चार्ज हो जाएगी, कुछ बैटरी कम चार्ज हो गई, या फिर फुल चार्ज करने के बाद ऐसा भी हो सकता है जब आप गाड़ी लेके गए तो शुरुआत की कुछ जो गाड़ियां मोटर के पास हैं वो क्या हो गई, डिस्चार्ज हो जाएंगी जल्दी, और जो दूर है वो डिस्चार्ज नहीं होंगी। तो इसको समस्या दूर करने के लिए एक सिस्टम आता है जिसे कहते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, BMS। ये बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक समान रूप से बैटरियों को चार्ज करता है और जब ये गाड़ी चलती है तो एक समान रूप से उनके खर्च को भी करता है, जिससे कि पूरी तरह से पावर बैलेंस रहता है और गाड़ी स्मूथली चलती है। तो ओवरऑल आपके दिमाग में बैठ गया कि भैया निकल और लिथियम की बहुत ज्यादा जरूरत है, अदरवाइज हम इलेक्ट्रिक कार की कल्पना नहीं कर सकते। इसके लिए भारत सरकार ने काबिल नाम की एक योजना का प्रस्तुत किया। ये 3 कंपनियों का एक ज्वाइंट वेंचर है जिसका फुल फॉर्म, काबिल का क्या होता है भैया, खनिज, KA से हो जाता है खनिज, B से हो जाता है विदेश, I से होता है इंडिया लिमिटेड, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये 3 कंपनियां इसमें मिलकर काम करती हैं। इन 3 कंपनियों के ज्वाइंट वेंचर से इसे बनाया गया है और इसे ये दिया गया है कि जितने भी स्ट्रेटेजिक जरूरतों की जो खनिज है वो भारत में कहाँ कहाँ है उन्हें ढूंढिए, या विदेश में कहाँ कहाँ है उनका पता करके उनसे समझौता करके आप उसे लाइए। जैसे यूरेनियम हो सकता है या फिर जो भी हमारी जरूरत की चीजें हैं, ताकि ऐसी चीजों पर हम विदेश पर न निर्भर हो सके। जिसमें आपका निकल के लिए, तो निकल का उत्पादन में इंडोनेशिया आगे है तो इंडोनेशिया से हम लोग ने समझौता किया, और अभी लिथियम के लिए, तो लिथियम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो होते हैं सब लिथियम ट्रायंगल साउथ अमेरिका में है सब, वहां से इसने समझौता कर लिया है भारत ने। अब देखिए लिथियम के जो सबसे ज्यादा भंडार पाए जाते हैं वो लिथियम ट्रायंगल में पाए जाते हैं। वो ट्रायंगल कौन कौन सा है, तो यहाँ एक देश है जिसका नाम है चिली, ये है बोलीविया, ये है अर्जेंटीना। तो चिली, बोलीविया, अर्जेंटीना, इन तीनों देश को लिथियम ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। यहाँ लिथियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो यहाँ से हम लोग ने समझौता कर दिया। अब यहाँ से लिथियम हमारे भारत तक इजीली पहुंच जाएंगे सब। इससे फायदा ये होगा कि हमको चाइना से अब लिथियम का निर्यात आयात नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा लिथियम ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। हम ऑस्ट्रेलिया और चाइना के व्यापार को काउंटर करने के लिए हमें यहाँ से ज्यादा व्यापार करना चाहिए, तो हम ऑस्ट्रेलिया से भी इसकी आयात को हम लोग अभी समझौता कर दिए, तो लिथियम की कोई कमी नहीं होगी। जबकि इसके ऊपर जो स्ट्रिप लगाई जाती है वो जो लगाई जाती है निकल की, तो निकल की सबसे ज्यादा मात्रा इंडोनेशिया में है, भारत में उड़ीसा में। तो हालांकि निकल के लिए हमें कुछ खास निर्भरता की जरूरत नहीं है, उड़ीसा से काम चल जाता है, नहीं तो इंडोनेशिया से ऑलरेडी समझौता हो गया। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अब जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रही है सब 2025 के
बाद आप इसे सड़कों पे देखेंगे तो इसमें चीन की निर्भरता काफ़ी कम हो जाएगी। और ये जो हालिया घटना जो गलवान को देखते हुए नीति आयोग ने एक अलग से गठन भी कर दिया है कि भैया जो भी कंपनी भारत में आके लिथियम आयन की बैटरी बनाएगी या उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालेगी तो उसको अलग से छूट दिया जाएगा, टैक्स में भी छूट दिया जाएगा। लिथियम के अलावा भी आपको कुछ पता होना चाहिए, जैसे एक पदार्थ होता है सोडियम। सोडियम एक ऐसा तत्व है जिसे आप चाकू से काट सकते हैं, एक्टिव होने की वजह से इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। जबकि फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस को आप मिट्टी तेल में रखते हैं, सफेद फास्फोरस को मिट्टी तेल में पानी में रखा जाता है। लाल फास्फोरस तो खैर ये क्या होता है, स्टेबल होता है, इसे माचिस की तिल्ली पर लगाया जाता है जिससे ये ज्वलनशील हो जाता है। हमारे शरीर में भी फास्फोरस पाया जाता है, जिसके शरीर में फास्फोरस ज्यादा पाया जाता है उसे चींटी वगैरह काटने, डंक बिच्छू की डंक वगैरह कम चढ़ता है। तो देखते होंगे किसी को बिच्छी मारेगा तो कूद जाता है, कोई कोई को असर नहीं करता है। तो जिनमें फास्फोरस अधिक रहती है, अगर उनके मरने के बाद उनकी चिता को जलाया जाएगा तो उनके अस्थियों में आग बहुत तेजी से पकड़ने लगता है। जिनमें फास्फोरस की कमी रहेगी थोड़ा कम मात्रा में उसमें आग पकड़ता है। इसके अलावा जो प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम सबसे कठोर तत्व है जबकि हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। तो क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ये सबसे कठोर तत्व है, ये सबसे कठोर पदार्थ है। नकली हीरा कार्बोरेंडम को कहा जाता है, जो शीशा काटने के लिए आता है SiC। तो कार्बोरेंडम जो होता है सिलिकॉन कार्बाइड, तो उससे हम लोग नकली हीरा से क्या करते हैं, वो शीशा काटते हैं। अब असली हीरा का प्रयोग नहीं हुआ है। जबकि ये जो होता है प्लेटिनम, प्लेटिनम को हम लोग व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। हालांकि सोना जो शुद्ध रूप से होता है वो तो गोल्ड होता है। तो सोना जो होता है उसमें नकली सोना हम लोग किसे कहते हैं, रोल गोल्ड को कहते हैं। नकली सोना, मूर्खों का सोना, आयरन पाइराइट को कहा जाता है। सोना को धुलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो एक्वारेजिया का प्रयोग करते हैं। अतः सोना एक्वारेजिया में घुलनशील है। जबकि सोना को गलाकर उसका आभूषण बनाने के लिए हम क्रायोलाइट का प्रयोग करते हैं। तो सोना को गलाने के लिए क्रायोलाइट, सोना को घुलाने के लिए एक्वारेजिया का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा आपको क्लोरोफॉर्म से भी आते हैं क्वेश्चन। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं, क्योंकि ये फास्जिन गैस बना देता है, इसे बेहोश करने के काम में आता है। लेकिन इसका प्रयोग चोर डाकू करते हैं सब। ऑपरेशन थिएटर में ईथर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म से किसी को बेहोश करेंगे ना, जब तब उठ जाएगा। पता चला किसी का ऑपरेशन हो रहा, बीच में उठ जाएगा, रे डॉक्टर बका कि रे किडनी निकाला है, क्या निकाला रे, खोल लिया किडनी, रख 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 रख। तो ईथर का प्रयोग वहां करते हैं। हालांकि लिथियम आयन से भी अच्छा ईंधन जो माना जाता है हाइड्रोजन को माना जाता है। इसके सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, इसमें थोड़ा भी प्रदूषण नहीं होता है, 0 प्रदूषण होता है हाइड्रोजन से। लेकिन इसे यूज करना काफी मुश्किल है, इसलिए इसे हम भविष्य का ईंधन कहते हैं। जबकि दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ यूरेनियम होता है, इसे येलो केक कहते हैं, इसे आशा का ईंधन कहा जाता है। जबकि अगर आप रेडियम को देखेंगे तो रेडियम को जीवन रक्षक हम लोग पदार्थ कहते हैं, और प्लूटोनियम को भय का धातु कहा जाता है। जबकि पारा यानी मरकरी जो होता है इसे क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। खैर अपने टॉपिक पर आते हैं। अभी हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में नहीं कर पाते हैं, लेकिन लिथियम आयन बैटरी का यूज किया जाता है। अब ये काम कैसे करती है देखिए ध्यान से। लिथियम आयन जो बैटरी है इसमें लगभग 7000 की संख्या में इसके यूनिट यहाँ पे लगा दिए जाते हैं। ये डीसी करंट को सप्लाई देती है, लेकिन ये डीसी करंट को हमें एसी में बदलना पड़ता है। तो इस डीसी करंट को हम लोग यहाँ एक इन्वर्टर लगाए रहते हैं जो इसे 3 फेज एसी करंट में बदल देता है, और ये एसी करंट इस मोटर को चला देता है। बस मोटर चल गया, काम खत्म। इसमें किसी भी तरह का इंजन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसका स्पीड बढ़ाना घटाना एकदम सिंपल होता है, एक कांस्टेंट स्पीड पर चल जाते हैं। इसकी स्पीड हर मायने में, ये जो डीजल या इलेक्ट्रिक होती है, डीजल या पेट्रोल कार होती है, उसमें हर मायने में अच्छा पाया जाता है। स्पीड अच्छी होती है, स्मूथनेस जबरदस्त होती है, वाइब्रेशन वगैरह इसमें कम पाया जाता है। एक समस्या जो पेट्रोल डीजल में भी पाई जाती है और इलेक्ट्रिक में भी पाई जाती है, उसका हीट हो जाना। अब बात मान के चलिए बैटरी हीट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो जो बैटरी रखी गई है उसके बीच बीच में ना पाइप गुजार देते हैं कूलेंट की, छोटी छोटी पाइप रहती है, बैटरियों के बीच से वो गुजरी रहती है। उस पाइप में ग्लाइकोल नाम का लिक्विड भरा रहता है, बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, और वो गर्म आने के बाद आगे से उसको रिलीज कर देता है। ये इतना ठंडा होता है कि इस बैटरी को जल्दी गर्म होने नहीं देता है। तो कूलेंट लगा के हम इसके गर्म होने की भी समस्या को दूर कर सकते हैं। इसमें रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम का प्रयोग सबसे अच्छा होता है कि जब आप इस पे ब्रेक लगाइएगा तो ब्रेक लगाने से जब इसके ऊपर ये ब्रेक पैडल चढ़ेगा तो ब्रेक पैडल जो होता है एक मोटर से जुड़ा रहता है। जैसे ब्रेक लगाएंगे ना तो ब्रेक लगाने की वजह से गाड़ी दोबारा चार्ज होने लगती है। तो जितने ब्रेक लगाएंगे तो आपका गाड़ी लॉस नहीं होगा, चार्ज होगा। जबकि ऐसे देखेंगे डीजल गाड़ियों में जैसे जैसे ब्रेक लगाएंगे फिर एक्सीलरेटर लगाएंगे तो ज्यादा फ्यूल को खाता है। इसमें उल्टा है, जैसे ब्रेक लगाएंगे तो वो थोड़ा सा चार्ज भी होते जाएगा। इसकी प्रमुख समस्या चार्जिंग को लेकर, एक बार चार्ज होने के बाद ये 400 से 500 किलोमीटर तक जा सकता है। जबकि भारत में कोई भी आदमी को देखिएगा तो उसे 100-200 किलोमीटर भी जाना रहता है तो फिर कहता है कि भैया बीच में भरवा लेंगे। तो भारत में इसके चार्जिंग पोर्ट की समस्या, हालांकि टेस्ला कंपनी इस पर काफी ज्यादा वर्क करिए, वो अपने सुपर चार्जर का प्रयोग करिए, एक बड़ा सा एरिया जहां वो आधे घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। हालांकि पहले ये फ्री था, अब मिसयूज होने लगा। लोग इसी में पार्किंग लगा के चले जाते थे कि भैया कौन पार्किंग का किराया देगा, यही चार्ज में लगा देते,
होते रहेगा, तो अभी से चार्जेबल किया जा रहा है, पैसे लगेंगे। भारत में अभी इसकी संख्या कम है, हालांकि भारत सरकार अगर चाहे तो अपने पेट्रोल पंप पे मैंडेटरी कर सकती है, जिसे पेट्रोल पंप रखना है उसमें कम से कम एक चार्जिंग पोर्ट को भी रखना पड़ेगा, जिससे कोई भी व्यक्ति यहाँ आके चार्ज कर सकता है। देखिए आप इसको समझ सके इसलिए हम इसको मिटा दिए थे, नहीं तो अगर इसको नहीं मिटाए रहते ना तो आपका ध्यान चार्जिंग पोर्ट से चल गया रहता। तो ये चार्जिंग पोर्ट से आराम से काम कर सकता है। ये इसमें काफ़ी हाई वोल्टेज का सुपर चार्जर होता है, इसमें करंट इतना भयानक मारता है कि इस चार्जिंग यूनिट के लिए अलग से ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, इसका पर्सनल ट्रांसफार्मर। ये सटल है बकलोलिया, मारेगा उधिया जाएगा अभी इसको। देखिए बैटरी को नीचे फ्लोर पर बिछा देने से सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि अलग से हमें कोई जगह एक्वाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वरना खामखा में वो कोई जगह अलग से एक्वायर करेगा। तो ये नीचे डालने से गाड़ी का सारा लोड, जो बैटरी तो बहुत भारी होती है, सोचिए अपने घर का इन्वर्टर उठा के देखिए कितना भारी होता है, तो उतना भारी अगर नीचे कर देंगे तो गाड़ी स्टेबल रहेगी, पलटेगी नहीं, क्योंकि ऊपर तो कुछ लोड ही नहीं रह गया, उसका सारा लोड नीचे चला गया। दूसरा, इसे इलेक्ट्रिक कार को जब भी क्रैश टेस्ट कराया जाता है, यूरोपीय NCAP, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्रैश टेस्ट कौन करता है? ग्लोबल NCAP, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम होता है। इसमें गाड़ियों को हर एंगल से लड़ा लड़ा के देखा जाता है कि कितना अंदर जो रोबोट को बैठा दिया जाता है, जिसको चोट लगता है, सेंसर लगता है, वो बता देते हैं। तो इन्हें 5 रेटिंग, जितनी भी इलेक्ट्रिक कार होती है इजीली 5 रेटिंग कर लेती है। हालांकि डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को 5 रेटिंग आने में बहुत मुसीबत होती है। हालांकि भारत में टाटा कंपनी की जो जितनी भी गाड़ियां होती हैं उनकी रेटिंग काफी अच्छी होती है। इन इलेक्ट्रिक कार से एक फायदा ये होगा कि इनमें वाइब्रेशन भी नहीं होता है। अब देखिए गाड़ी का इंजन स्टार्ट होगा तो वाइब्रेट करने लगा, ये वाइब्रेशन भी नहीं करेंगे सब, और पोल्यूशन भी नहीं करेंगे। ना तो ये नॉइज पोल्यूशन करेंगे, गाड़ी स्टार्ट होगा घन 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 करेगा, एयर पोल्यूशन को तो रद्द करके रख देते हैं। सबसे बड़ा फायदा होगा कि हम लोग करोड़ों रुपए जो क्रूड ऑयल को आयात करने में करते हैं वो खत्म हो जाएगा। क्रूड ऑयल को हम लोग बैरल में भर भर के मंगाते हैं। आपसे क्वेश्चन, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर, 159 लीटर एक बैरल में आता है। बैरल को हम लोग देहात की भाषा में ड्राम बोला जाता है। हालांकि सबसे बड़ा इसका फायदा होगा जियोपॉलिटिक्स में। हम लोग को अक्सर जो ओपेक कंट्री हैं जिनके पास पेट्रोलियम है, उनसे आगे हमेशा हमें संबंध अच्छे रखने के लिए उनके आगे, इन लोग के आगे झुक के रहना पड़ता है। कहीं ससुरा ये पेट्रोलियम बंद मत कर दे सब, क्योंकि खाड़ी युद्ध जब गल्फ वार हुआ था तो इन लोगों ने पेट्रोल को एक हथियार के रूप में यूज किया था, पेट्रोलियम का आयात को मतलब प्रोडक्शन ही रोक दिया था, जिस वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल की क्राइसिस हो गई, पेट्रोलियम का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो हम लोग को इन लोग के आगे झुक के भी नहीं रहना पड़ेगा, और हम लोग खुद बिजली बनाने में सक्षम है, उसी से हम लोग चार्ज करके इन गाड़ियों को चलाएंगे। आमतौर पे जो इंटरनल कंबशन गाड़ियां होती हैं उनके आगे वाले इस एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में कूलिंग सिस्टम, AC वगैरह लगा के इंजन वगैरह भर दिया जाता है, जगह ही नहीं रहता है। जबकि इलेक्ट्रिक कार में ये सब का कोई झमेला ही नहीं। पीछे तो इन्वर्टर दीजिए जो DC को AC में बदलेगा, एक तो मोटर दे दीजिए, काम खत्म हो गया। इसका आगे का जो थुथुर होता है ना, खाली होता है। आप इसमें आगे भी सामान रख सकते हैं और इसमें पीछे भी सामान रखते हैं। देखिए बबुनिया पीछे बैठल है, आराम से सामान रख सकते हैं। इसका इंटीरियर में काफ़ी ज़्यादा जगह रहता है, क्योंकि अंदर से बहुत स्मूथ होते हैं सब, इसमें काफ़ी जगह पाया जाता है इसमें, और मजबूती भी बहुत ज्यादा रहती है। इसमें दो ही समस्या, एक चार्जिंग को लेकर, तो भारत सरकार अभी इसमें नया टेंडर जारी करेगी। हालांकि 2025 से जिस तरह से पेट्रोल पंप पे कमाई का एक रास्ता था, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी कमाई का रास्ता हो जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है 100-150 किलोमीटर पे तो आप भी अपने गाड़ियों में पेट्रोल भरवाते होंगे, लेकिन फर्क यही है कि 5 मिनट में पेट्रोल या डीजल भरा जाता है। और इसमें भी है ये आराम से 300-400 किलोमीटर चली जाएगी आपकी गाड़ी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन यही दिक्कत है कि इसको चार्ज करने में आधा घंटा टाइम लगता है, तो एक टाइमिंग की समस्या है। दूसरा, इसकी प्राइस काफी ज्यादा होती है, बहुत महंगी मिलती है। लेकिन एक फायदा ये है कि इसका मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, कोई सर्विसिंग का झमेला ही नहीं है उसमें। और जो सर्विसिंग करो, ये बिगड़ गया, इसमें कुछ नहीं बिगड़ता। इसकी बैटरी जब खराब होती है तो उसको रिफाइन नहीं किया जाता, दोबारा यूज कर लिया जाता है। इसकी बैटरियों को निकाल के आप इन्वर्टर में लगा सकते हैं, कहीं और भी लगा सकते हैं। इसकी बैटरी का जो लाइफ साइकिल होता है, भले इस गाड़ी में 3 साल 4 साल रहा है, लेकिन गाड़ी में निकलने के बाद भी ये 5-7 साल और चल सकता है। अब बात करते हैं टेस्ला कंपनी के। टेस्ला कंपनी के CEO जो हैं इलोन मस्क, इनको लगता है कि भैया भारत में बहुत कमाएंगे, बहुत होशियार आदमी है भैया, ऐसे ही दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं बन गया जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर। इसने अपना प्लांट लगा रखा है चाइना में, बैटरी उत्पादन करता है चाइना में, क्योंकि चाइना में लिथियम आयन आराम से अवेलेबल है, और वहां से भारत को भेज देगा यहाँ पर, और नहीं तो अमेरिका से डायरेक्ट भेज देगा। तो भारत में भैया मोदी जी को का पगला समझ लिया। भारत सरकार ने कह दिया कि भैया जितना के तुम्हारी गाड़ी है ना, अगर खड़े बना के विदेश से लाओगे ना तो उतने हम टैक्स लेंगे। भाई साहब, इसकी सबसे सस्ती जो गाड़ी है वो 28 लाख की है। लो, अब इसमें उतने टैक्स लगेगा, तो 28 लाख की है, 28 लाख और टैक्स डाल दो, लो बबुआ। अब बाकी सब DTO चार्ज और जोड़ जाड़ के कुल ले दे के इनके 60 लाख रुपया पहुंचा देगा सब। लो,
60 लाख रुपए। अब बिकेगा भारत में यहाँ पे, जबकि अगर देखेंगे भारत ये महंगा होने की वजह से इतना नहीं बिक पाएगा, जबकि अमेरिका के लोगों के पास पैसे ज़्यादा है, जनसंख्या कम है, वो लोग इसको ज़्यादा देखते हैं। एक्चुअली ये फेमस किस लिए, अपनी मतलब ऑटोमेटिक के लिए, ऑटो पायलट पर लगा दीजिए अपने से चल जाएगा, आगे कौन है कौन नहीं ये चला जाएगा। तो भाई अमेरिका की सड़कें ना उस टाइप में है, हम लोग का सड़क कौन चीज़, जाते जाते रहो तो कहीं गढ़ा आ जाएगा, कोई हाथ देगा तो ही नहीं मुड़ जाएगा बाएं, तो ये सब इसका यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम इंडिया में काम नहीं करेगा। वहीं इनको टक्कर देने के लिए टाटा की कंपनी, टाटा ने अपने इलेक्ट्रिक कारों को उतार दिया है जिसका इंटीरियर बहुत ही बेहतरीन है। वहीं भारत की पहली कंपनी जो महिंद्रा बन गई है, वो यूरोप में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को मतलब निर्यात किया है। XUV 300 यूरोप जाने वाली भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल है। हालांकि अगर केरला की देखेंगे तो केरला की ऑटो कंपनी KL जो है वो नेपाल को अपने ऑटो रिक्शा वगैरह को निर्यात करना चालू कर दिया। तो हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले 2025 से 26 तक में भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल की खपत बहुत ज़्यादा हो जाएगी।